नमस्कार दोस्तों, आर के एन अकेडमी पर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। दोस्तों, आज हम वर्धन वंश के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। वर्धन वंश या पुष्यभूति वंश। वर्धन वंश या पुष्यभूति वंश। दोस्तों, गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद उत्तर भारत के राजवंशों में थानेश्वर या स्थानीश्वर का पुष्यभूति वंश सर्वाधिक शक्तिशाली व महत्वपूर्ण राजवंश था। गुप्त वंश के बाद जो उत्तर भारत था उसमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण राजवंश कौन सा था? वर्धन वंश या पुष्यभूति वंश था। इतिहास में यह वंश वर्धन या पुष्यभूति वंश के नाम से जाना जाता है। वर्धन या पुष्यभूति वंश के नाम से जाना जाता है। थानेश्वर कहां पर है? हरियाणा में है और अंबाला जिले में है। थानेश्वर हरियाणा के अंबाला जिले में है। थानेश्वर हरियाणा के अंबाला जिले में है, जो वर्धन वंश की राजधानी थी। जो वर्धन वंश की राजधानी थी। अब वर्धन वंश की जानकारी के स्रोत देख लेते हैं कि वर्धन वंश या पुष्यभूति वंश के बारे में जानकारी कहां से मिलती है। तो सर्वप्रथम साहित्यिक स्रोतों से देखते हैं। सर्वप्रथम साहित्यिक स्रोतों से देखते हैं कौन कौन से साहित्य हमें प्राप्त हुए जिनसे वर्धन वंश के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। तो सर्वप्रथम है हर्षचरित। हर्षचरित के रचयिता कौन है? बाणभट्ट। हर्षचरित के रचयिता बाणभट्ट थे, जो शैव धर्म को मानने वाले थे। जो शिव के भक्त थे, शैव धर्म को मानने वाले थे। और वर्धन वंश के इतिहास की जानकारी के लिए सर्व प्रमुख स्रोत है ये हर्षचरित। हर्षचरित जो है सर्व प्रमुख स्रोत है वर्धन वंश की जानकारी के लिए। दोस्तों, बाणभट्ट हर्षवर्धन के दरबारी थे, दरबारी कवि थे। अब सबसे पहले यह देखते हैं कि हर्ष से उनकी मुलाकात कब हुई। हर्ष से उनकी मुलाकात अचरावती यानी राप्ती नदी के तट पर स्थित स्कंदवार में हुई थी, यानी सैनिक शिविर में हुई थी। तो हर्ष से मुलाकात बाणभट्ट की कब हुई? अचरावती नदी के तट पर स्थित स्कंदवार यानी सैनिक शिविर में हुई। अब ये कहां से संबंधित थे? यह वात्स्यायन गोत्रीय तथा भृगुवंशीय ब्राह्मण गोत्र से संबंधित थे। ये वात्स्यायन गोत्रीय थे तथा भृगुवंशीय ब्राह्मण थे। बाणभट्ट एक ब्राह्मण थे, वात्स्यायन गोत्र से संबंधित थे तथा भृगुवंशीय ब्राह्मण थे। इनकी माता का नाम क्या था? राजदेवी था। पिता का नाम क्या था? चित्रभानु। बाणभट्ट के पिता का नाम चित्रभानु, माता का नाम राजदेवी। ये कान्यकुब्ज के प्रतिकूट गांव के थे। कान्यकुब्ज यानी कन्नौज। कन्नौज के प्रतिकूट गांव के निवासी थे। इनके गुरु थे भरचू। इनके गुरु का नाम भरचू था। अब यह ग्रंथ ऐतिहासिक विषय पर लिखित प्रथम चरित्र काव्य तथा गद्य काव्य है, यानी यह जीवन चरित्र पर आधारित है। यह ग्रंथ ऐतिहासिक विषय पर लिखित प्रथम चरित्र काव्य यानी प्रथम जीवन चरित्र एवं गद्य काव्य है। इसमें 8 अध्याय है। उन्हें क्या कहा जाता है? उच्छ्वास। इन 8 अध्यायों को क्या कहा जाता है? उच्छ्वास कहा जाता है। इन 8 अध्यायों को उच्छ्वास कहा जाता है। इसमें कितने अध्याय? 8। 5 अध्याय हर्ष की जीवनी से संबंधित है। 5 अध्यायों में हर्ष का जीवन है तथा अंतिम व 8वां अध्याय राजश्री की खोज से संबंधित है। अंतिम व 8वां अध्याय राजश्री की खोज से संबंधित है। इस 8वें अध्याय को क्या कहा जाता है? विंध्याद्रि निवेशन। 8वें अध्याय को क्या कहा जाता है?
विंध्याद्रि निवेशन कहा जाता है। यह ग्रंथ बाण भट्ट ने अपने भाइयों की इच्छा पर लिखा था। मुख्यतः श्यामल के कहने पर यह ग्रंथ लिखा गया था। यह ग्रंथ बाण भट्ट ने अपने भाइयों की इच्छा पर लिखा था। मुख्यतः श्यामल के कहने पर लिखा था। हर्षचरित का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया? कावेलवा थॉमस ने। हर्षचरित का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया? कावेलवा थॉमस ने। तो हर्षचरित्र किसकी रचना है? बाण भट्ट की रचना है। इससे किसके बारे में जानकारी मिलती है? वर्धन वंश के बारे में जानकारी मिलती है। अब दोस्तों वर्धन वंश के बारे में दूसरा साहित्यिक स्रोत कौन सा है? दूसरा है कादंबरी। दूसरा स्रोत कौन सा है? कादंबरी। यह किसकी रचना है? बाण भट्ट की रचना है। यह भी बाण भट्ट की रचना है। यह भी बाण भट्ट की रचना है और संस्कृत साहित्य का सर्वश्रेष्ठ उपन्यास है। यह संस्कृत साहित्य का सर्वश्रेष्ठ उपन्यास है। संस्कृत साहित्य का सर्वश्रेष्ठ उपन्यास है। कादंबरी संस्कृत साहित्य का सर्वश्रेष्ठ उपन्यास है। इसके अलावा और कादंबरी से किसके बारे में जानकारी मिलती है? मुख्यतः हर्षकालीन सामाजिक व धार्मिक जीवन के बारे में। हर्षकालीन धार्मिक तथा सामाजिक जीवन के बारे में जानकारी मिलती है। कादंबरी किसकी रचना है? बाण भट्ट की। इसके अलावा बाण भट्ट की एक रचना और है चंडी शतक। एक रचना और है चंडी शतक। इससे भी वर्धन वंश के बारे में जानकारी मिलती है। चंडी शतक के रचयिता भी बाण भट्ट हैं। चंडी शतक के रचयिता भी बाण भट्ट हैं। इसके अलावा आर्य मंजूश्री मूलकल्प। आर्य मंजूश्री मूलकल्प। आर्य मंजूश्री मूलकल्प। आर्य मंजूश्री मूलकल्प। इससे भी वर्धन वंश के बारे में जानकारी मिलती है। यह महायान बौद्ध ग्रंथ था। यह क्या था? महायान बौद्ध ग्रंथ था। यह महायान बौद्ध ग्रंथ था। इसका सर्वप्रथम प्रकाशन किसने किया? गणपति शास्त्री ने। इसका सर्वप्रथम प्रकाशन किसने किया? गणपति शास्त्री ने किया। कब किया? 1925 में किया। इसका सर्वप्रथम प्रकाशन गणपति शास्त्री ने 1925 में किया। इसमें 1000 श्लोक हैं। इसमें 1000 श्लोक हैं। आर्य मंजूश्री कल्प में कितने श्लोक है? 1000। इसमें हर्ष के लिए है शब्द का प्रयोग हुआ है। इसमें हर्ष के लिए, इसमें हर्ष के लिए, इसमें हर्ष के लिए है शब्द का प्रयोग हुआ है। इसमें हर्ष के लिए है शब्द का प्रयोग हुआ है। तो आर्य मंजूश्री मूलकल्प महायान बौद्ध ग्रंथ है। श्लोक इसमें 1000 है। सर्वप्रथम इसका प्रकाशन गणपति शास्त्री ने किया 1925 में। इसमें हर्ष के लिए है शब्द का प्रयोग हुआ है। इसके अलावा हर्ष के ग्रंथ, हर्ष के ग्रंथ। अब हर्ष के कौन कौन से ग्रंथ हैं? रत्नावली, नागानंद एवं प्रियदर्शिका। रत्नावली, नागानंद
एवं प्रिय दर्शिका रत्नावली नागानंद एवं प्रिय दर्शिका, ये इसके 3 ग्रंथ हैं। ये नाटक है और भाषा संस्कृत है। ये नाटक है व भाषा इनकी संस्कृत है। ये तीनों ही ग्रंथ नाटक हैं हर्ष के। ये स्वयं हर्ष के ग्रंथ है, रत्नावली नागानंद व प्रियदर्शिका। ये नाटक है तथा भाषा संस्कृत है। इसके अलावा हर्ष चरित्र टीका, हर्ष चरित्र टीका, ये किसने लिखी? शंकर ने लिखी। हर्ष चरित्र टीका किसने लिखी? शंकर ने लिखी। तो कादंबरी किसने लिखी? बाणभट्ट ने। चंडी शतक किसने लिखी? बाणभट्ट ने। आर्य मंजूश्री मूलकल्प, यह महायान बौद्ध ग्रंथ है। इसका प्रकाशन कब हुआ? सर्वप्रथम गणपति शास्त्री ने किया 1925 में। हर्ष ने 3 ग्रंथ लिखे, रत्नावली नागानंद प्रियदर्शिका। इसके अलावा हर्ष चरित्र टीका जो कि शंकर का ग्रंथ है। दोस्तों अब विदेशी विवरण देख लेते हैं जिनसे हमें वर्धन वंश के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तो सर्वप्रथम हेनस्वांग से हमें वर्धन वंश के बारे में हमें जानकारी मिलती है। यह चीनी यात्री था और हर्ष के समय भारत आया था। यह कौन था? चीनी यात्री था। यह चीनी यात्री था तथा किसके समय भारत आया था? हर्ष के समय भारत आया। हर्ष के समय भारत आया था। हेनस्वांग हर्ष के समय भारत आया था और इसने अपना यात्रा विवरण किसमें लिखा है? सीयूकी नामक ग्रंथ में। इसलिए अपना यात्रा विवरण किस ग्रंथ में लिखा है? सीयूकी नामक ग्रंथ में अपना यात्रा विवरण लिखा है। इसमें तत्कालीन राजनीति व संस्कृति के बारे में जानकारी मिलती है। इसमें उस समय की संस्कृति के बारे में जानकारी मिलती है तथा राजनीति के बारे में जानकारी मिलती है। इसके अलावा हेनस्वांग की जीवनी, हेनस्वांग की जीवनी यह किसने लिखी? इसके रचनाकार वी थे। हेनस्वांग की जीवनी के रचनाकार वी थे। हेनस्वांग की जीवनी के जो रचनाकार थे वे कौन थे? वी थे। बील द्वारा इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया गया। इसका अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया? बील ने। अंग्रेजी अनुवाद, इसका अंग्रेजी अनुवाद किसने किया? बील ने किया। हेनस्वांग की जीवनी का अंग्रेजी अनुवाद बील ने किया। इससे भी वर्धन वंश के बारे में जानकारी मिलती है। इसके अलावा इत सिंह, यह कौन था? यह भी चीनी यात्री था। इत सिंह यह भी चीनी यात्री था। दोस्तों इस सिंह नामक चीनी यात्री ने अपना यात्रा विवरण लिखा है। जब वह भारत आया था, इस सिंह नामक जो चीनी यात्री था उसने अपना यात्रा विवरण लिखा है, जिससे हर्षकालीन जो समाज है उसके बारे में जानकारी मिलती है। हर्षकालीन समाज के बारे में जानकारी मिलती है। और इस यात्रा विवरण का अंग्रेजी अनुवाद, यात्रा विवरण, इस सिंह का यात्रा विवरण, अब इसका जो अंग्रेजी अनुवाद हुआ था यह किसने किया था? एक जापानी बौद्ध विद्वान थे तकत्सु। जापानी
बौद्ध विद्वान जापानी बौद्ध विद्वान तकत्सु ने अंग्रेजी में अनुवाद किया इसका। यात्रा विवरण का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया? जापानी विद्वान तकत्सु ने किया। और ए रिकॉर्ड ऑफ द बुद्धिस्ट रियलिज्म नाम से किया। ए रिकॉर्ड ऑफ द बुद्धिस्ट रिलीजन। ए रिकॉर्ड ऑफ द बुद्धिस्ट रिलीजन नाम से इसका अंग्रेजी अनुवाद किया। किसका? इस सिंह की यात्रा विवरण का। किसने किया? अंग्रेजी अनुवाद तकत्सु ने किया, जो कि जापानी बौद्ध विद्वान थे। किस नाम से किया? ये रिकॉर्ड ऑफ द बुद्धिस्ट रिलीजन नाम से किया। अब दोस्तों, हमने साहित्यिक स्रोत पढ़े किसके बारे में? वर्धन वंश की जानकारी के लिए। विदेशी विवरण। अब है पुरातात्विक स्रोत, जिनसे हमें जानकारी मिलती है। किसके बारे में जानकारी मिलती है? वर्धन वंश के बारे में। तो सर्वप्रथम अभिलेखों के बारे में देखते हैं। अभिलेखों से जानकारी मिलती है। किसके बारे में? वर्धन वंश की जानकारी के लिए। अब सर्वप्रथम बांसखेड़ा अभिलेख, उससे जानकारी मिलती है। दूसरा है मधुवन अभिलेख, उससे जानकारी मिलती है। इसके अलावा ऐहोल अभिलेख, और नौसारी अभिलेख, जिनसे किसके बारे में जानकारी मिलती है? वर्धन वंश या पुष्यभूति वंश के बारे में जानकारी मिलती है। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे पुरातात्विक स्रोतों के बारे में, जिनसे वर्धन वंश के बारे में जानकारी मिलती है। अब बांसखेड़ा अभिलेख 1854 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर स्थित जिले में बांसखेड़ा नामक स्थान पर मिला। यह तो बांसखेड़ा अभिलेख कहां पर है? उत्तर प्रदेश में। यह उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले में बांसखेड़ा नामक स्थान पर है, जो 1854 ईस्वी में मिला। इसमें हर्ष संवत 22 अर्थात 628 तिथि अंकित है। इसमें हर्ष संवत 22 अर्थात 628 तिथि अंकित है, अर्थात यह 628 ईस्वी का माना जाता है। यह हर्षकालीन प्रथम अभिलेख है। हर्ष के समय का यह प्रथम अभिलेख है। और इसमें मुख्य बात क्या है? इसमें मुख्य बात यह है, इसमें हर्ष के हस्ताक्षर मिलते हैं। इस अभिलेख में हर्ष के हस्ताक्षर मिलते हैं। और इसमें हर्ष को महाराजाधिराज कहा गया है। इसमें हर्ष को महाराजाधिराज कहा गया है। इसमें हर्ष के हस्ताक्षर मिलते हैं। यह प्रथम हर्षकालीन अभिलेख है। इसमें हर्ष संवत 22 अर्थात 628 तिथि अंकित है। यह उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले में बांसखेड़ा नामक स्थान पर है। 1854 ईस्वी में मिला। दोस्तों, इसमें हर्ष द्वारा अहिच्छत्र भुक्ति के अंगदिया विषय के बरकट सागर ग्राम को किसको दान दिया गया? बालचंद्र तथा भट्ट स्वामी नाम के दो भारद्वाजीय गोत्रीय ब्राह्मण थे, उनको दान में देने का विवरण है। यानी हर्ष द्वारा जो अहिच्छत्र प्रांत है, प्रांत यानी भुक्ति और विषय यानी जिला, तो
हर्ष द्वारा ही छत्र प्रांत के अंगदिया जिले के मरकट सागर ग्राम को वालचंद्र तथा भट्ट स्वामी नाम के दो भारद्वाजीय गोत्रीय ब्राह्मणों को दान में देने का विवरण है। तो हर्ष ने ही छत्रपुर भुक्ति में जो अंगदिया जिला है यानी अंगदिया विषय है उसमें ग्राम है मरकट सागर, जिसको किसको दान में दिया? बालचंद्र तथा भट्ट स्वामी नाम के दो भारद्वाजीय गोत्रीय ब्राह्मणों को दान में दिया। दोस्तों अब है मधुवन अभिलेख। मधुवन अभिलेख या ताम्रपत्र, जिससे भी हमें जानकारी मिलती है। किसके बारे में जानकारी मिलती है? वर्धन वंश के बारे में जानकारी मिलती है। यह भी उत्तर प्रदेश में है। मधुवन जो अभिलेख है यह उत्तर प्रदेश में आजमगढ़ जिले के घोसी तहसील में मधुवन नामक स्थान पर है। यह कहां पर है? उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले, आजमगढ़ जिले में घोसी तहसील के मधुवन नामक स्थान पर स्थित है। तो मधुवन अभिलेख कहां पर है? उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के घोसी तहसील में मधुवन नामक स्थान पर स्थित है। यह लेख हर्ष सम्मत 25 या अर्थात 631 ईस्वी का है। अर्थात 631 ईस्वी का है। यह अभिलेख हर्ष सम्मत 25 अर्थात 631 ईस्वी का है। इसमें हर्ष द्वारा श्रावस्ती भुक्ति के सोमकुंडा गांव को सावर्णी गोत्री भट्ट वास्वामी तथा विष्णु व्रत गोत्री शिवदेव स्वामी को दान में देने का उल्लेख है। इसमें हर्ष द्वारा श्रावस्ती भुक्ति, इसमें हर्ष द्वारा श्रावस्ती भुक्ति यानी श्रावस्ती प्रांत के सोमकुंडा ग्राम को सोमकुंडा ग्राम को सावर्णी गोत्री भट्ट वास्वामी, सावर्णी गोत्री भट्ट वात स्वामी व विष्णु व्रत गोत्री विष्णु व्रत गोत्री भट्ट शिवदेव स्वामी भट्ट शिवदेव स्वामी को अग्रहार देने का उल्लेख है। इसमें हर्ष द्वारा श्रावस्ती भुक्ति के सोमकुंडा ग्राम को सावर्णी गोत्री भट्ट वास्वामी तथा विष्णु व्रत गोत्री भट्ट शिवदेव स्वामी को अग्रहार देने यानी दान देने का उल्लेख है। इसमें श्रावस्ती भुक्ति का जो सोमकुंडा ग्राम है उसको अग्रहार यानी दान किसको दिया गया था? सावर्णी गोत्री भट्टवास स्वामी व विष्णु
ब्रज गोत्री भट्ट शिवदेव स्वामी को दान में दिया था। क्या क्या दान में दिया था? सोमकुंडा ग्राम। दोस्तों अब है ऐहोल अभिलेख। ऐहोल अभिलेख, ऐहोल अभिलेख। अब ये ऐहोल अभिलेख के रचयिता कौन है? रवि कीर्ति हैं। रचयिता रवि कीर्ति हैं। ऐहोल अभिलेख के जो रचयिता हैं ये कौन है? रवि कीर्ति हैं, जो चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय के दरबारी कवि थे। अब ऐहोल अभिलेख जब लिखा गया था उस समय शासक कौन था? चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय था। और जो रवि कीर्ति थे वे कौन थे? दरबारी कवि थे। किसके? चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय के। अब इसमें किसका उल्लेख है? हर्ष और जो पुलकेशिन द्वितीय के मध्य जो युद्ध हुआ था, हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय के मध्य जो युद्ध हुआ था उसका विवरण इसमें है। इसकी तिथि कौन सी है? 633-34 ईस्वी है। इसकी तिथि 633-34 ईस्वी है तथा यह बीजापुर में है। यह बीजापुर में है। तो ऐहोल अभिलेख के रचयिता कौन था? रवि कीर्ति। शासक चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय के समय में लिखा गया था। इसकी तिथि 633-34 ईस्वी है तथा यह बीजापुर में स्थित है। दोस्तों नौसारी अभिलेख, यह वल्लभी शासक जयभट्ट तृतीय का लेख है। इसमें हर्ष को परमेश्वर कहा गया है। नौसारी अभिलेख में हर्ष को क्या कहा गया? परमेश्वर। इसमें हर्ष द्वारा वल्लभी शासक ध्रुव भट्ट के विरुद्ध विजय का उल्लेख है। इसमें हर्ष द्वारा वल्लभी शासक जो ध्रुव भट्ट है उसके विरुद्ध विजय का उल्लेख है। दोस्तों अब पुरातात्विक स्रोतों में अभिलेख के अलावा मोहरें भी हैं जिनसे जानकारी मिलती है। 4 मोहरें मिली है: सोनीपत, नालंदा, फर्रुखाबाद, बिटोरा। तो सोनीपत से तांबे की मोहर मिली है। इसमें हर्ष का पूरा नाम है, पूरा नाम क्या मिलता है? हर्षवर्धन। इसमें किसका अंकन है? शिव, पार्वती व नंदी का अंकन है। नालंदा से कौन सी मोहर मिली है? मिट्टी की। इसमें श्री हर्ष लिखा हुआ है तथा महेश्वर सार्वभौम तथा सार्वभौम, महेश्वर सार्वभौम, महाराजाधिराज आदि का अंकन है। महाराज राजवर्धन प्रथम से हर्षवर्धन तक की वंशावली किसमें दी गई है? सोनीपत व नालंदा जो मोहरें मिली हैं उनमें दी गई है। इसके अलावा फर्रुखाबाद और भिटौरा से भी मिली है। फर्रुखाबाद से एक स्वर्ण सिक्का खोजा किसने? केडी वाजपेयी ने। इसके मुख्य भाग पर परम भट्टारक है, परम भट्टारक महाराजी धनराज लिखा हुआ है तथा पृष्ठ भाग पर उमा महेश्वर की आकृति अंकित है। भटौरा से मिली है एक रजत मुद्रा, रजत मुद्राएं मिली हैं जो फैजाबाद जिले में है। इसमें प्रतापशील प्रभाकर वर्धन की 9 मुद्राएं तथा हर्ष की श्री साल दत्त, शिला दत्त की 284 मुद्राएं हैं। 284 मुद्राएं हैं। दोस्तों अब वर्धन वंश का प्रारंभिक इतिहास देख लेते हैं। दोस्तों वर्धन वंश का जो संस्थापक थे, आदि पुरुष थे, वह पुष्यभूति थे। बाण भट्ट के अनुसार वर्धन वंश के जो संस्थापक थे वह पुष्यभूति से। बाण भट्ट के अनुसार इसकी राजधानी थानेश्वर थी जो कि श्रीकंठ जनपद में आता था। श्रीकंठ जनपद में आधुनिक दिल्ली, पंजाब व कुछ क्षेत्र उत्तर प्रदेश का आता था। श्रीकंठ जनपद में आधुनिक दिल्ली, पंजाब और उत्तर प्रदेश का क्षेत्र आता था और श्रीकंठ जनपद में थानेश्वर आता था। यह जो वर्धन वंश के अनुयायी थे वह शैव धर्मावलंबी थे।
हेनसोंग वर्धन वंश की जो जाति बताता है वह फीसे बताता है, यानी वैश्य बताता है। लेकिन इस वंश के जो पुरातात्विक स्रोत हैं, बांसखेड़ा लेख, मधुबन लेख तथा मोहरों, सोनीपत व नालंदा में इस वंश का पहला शासक किसे बताया है? नरवर्धन को बताया है कि वर्धन वंश का पहला शासक नरवर्धन था। इन लेखों में तथा मोहरों पर हर्ष के पूर्वजों के नाम निम्न प्रकार हैं। शासक, कौन कौन से शासक बताए गए इनमें? शासक व महारानी, शासक व महारानी। नरवर्धन, पहला शासक नरवर्धन। नरवर्धन राजवर्धन प्रथम, नरवर्धन राजवर्धन प्रथम, आदित्यवर्धन, प्रभाकर वर्धन, वज्रणी देवी, वज्रणी देवी, अप्सरा देवी, राजवर्धन प्रथम, अप्सरा देवी, महासेन देवी गुप्ता, महासेन देवी गुप्ता, यशोमती देवी, तो शासक कौन कौन से बताए? नरवर्धन, जिसकी महारानी थी वज्रणी देवी, राजवर्धन प्रथम, राजवर्धन प्रथम, इसकी महारानी कौन थी? अप्सरा देवी। आदित्यवर्धन, इसकी महारानी थी महासेन देवी गुप्ता, जो उत्तर गुप्त शासक दामोदर गुप्त की पुत्री थी तथा महासेन गुप्त की बहन थी। उत्तर गुप्त शासक जो दामोदर गुप्त थे, उसकी पुत्री थी तथा महासेन गुप्त की बहन थी। दामोदर गुप्त की पुत्री थी तथा महासेन गुप्त की बहन थी। प्रभाकर वर्धन, इसकी महारानी थी यशोमती देवी। मालव नरेश यशो वर्मा की पुत्री थी। मालव नरेश यशो वर्मा की पुत्री थी। दोस्तों, प्रथम तीन शासक नरवर्धन, राजवर्धन प्रथम तथा आदित्य वर्धन प्रथम महाराज की उपाधि धारण की तथा परम भट्टारक की उपाधि धारण की। तो ये प्रथम तीन शासक थे, उन्होंने महाराज तथा परम भट्टारक की उपाधि धारण की। महाराज तथा परम भट्टारक की उपाधि धारण की तथा ये सूर्य के उपासक थे। ये कौन थे? सूर्य के उपासक। ये सूर्य के उपासक थे। महाराज हितिराज व परम भट्टारक की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक प्रभाकर वर्धन था। महाराजा धीराज की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक कौन था? दोस्तों, नरवर्धन, राजवर्धन तथा आदित्य वर्धन ने सिर्फ महाराज की उपाधि धारण की थी, जबकि प्रभाकर वर्धन ने महाराज धीराज व परम भट्टारक की उपाधि धारण की थी। प्रथम शासक था जिसने
महाराजाधिराज तथा परम भट्टारक की जो उपाधि धारण की थी वर्धन वंश में, जबकि नरवर्धन, राजवर्धन तथा आदित्य वर्धन ने सिर्फ महाराज की उपाधि धारण की थी तथा ये सूर्य के उपासक थे, तो वर्धन वंश के प्रारंभिक इतिहास में इसके संस्थापक पुष्यभूति थे। बाणभट्ट के अनुसार राजधानी थानेश्वर थी जो श्रीकंठ जनपद में आती है। अन्य शहर धर्मावलंबी थे। हैंसंग वर्धन वंश की जाति फीसे वैश्य बताता है। इस वंश के पुरातात्विक स्रोत बांसखेड़ा लेख, मधुबन लेख तथा मोहरों में इस वंश का पहला शासक नरवर्धन बताया गया है। इन लेखों तथा मोहरों पर हर्ष के पूर्वजों के नाम निम्न प्रकार है: शासक नरवर्धन, राजवर्धन प्रथम, आदित्य वर्धन, प्रभाकर वर्धन। इनकी महारानी थी नरवर्धन की वज्रड़ी देवी, राजवर्धन प्रथम की अप्सरा देवी, आदित्य वर्धन की महासेन गुप्त देवी गुप्त और प्रभाकर वर्धन की यशोमती देवी। महासेन देवी गुप्त उत्तर गुप्त शासक दामोदर गुप्त की पुत्री तथा महासेन गुप्त की बहन थी तथा यशोमती देवी मालव नरेश यशोवर्मा की पुत्री थी। नरवर्धन, राजवर्धन तथा आदित्य वर्धन ने महाराज की उपाधि धारण की तथा सूर्य के उपासक थे। वर्धन वंश में प्रभाकर वर्धन प्रथम शासक था जिसने महाराजाधिराज व परम भट्टारक की उपाधि धारण की। दोस्तों, वर्धन वंश की वंशोत्पत्ति देख लेते हैं। वंशोत्पत्ति हेनस्वांग ने हर्ष को फीसे बताया है। हेनस्वांग ने हर्ष को फीसे बताया, यानी वैश्य जाति का बताया है। हेनस्वांग ने हर्ष को फीसे या वैश्य जाति का बताया। आर्य मंजूश्री मूलकल्प यही मत देता है। आर्य मंजू श्री मूल कल्प यही मत देता है। इस आधार पर RS त्रिपाठी, BS पाठक, UN घोषाल वर्धन वंश को वैश्य बताते हैं। तो हेनस्वांग हर्ष को फीसे जाति का बताता है। आर्य मंजू श्री मूल कल्प भी यही मत देता है। इस आधार पर RS त्रिपाठी, इस आधार पर RS त्रिपाठी, BS पाठक, UN घोषाल, UN घोषाल तथा BS पाठक क्या बताते हैं? इसे वैश्य जाति का बताते हैं। हर्षचरित पुष्यभूति वंश की तुलना चंद्र तथा मौखरी वंश की तुलना सूर्य से करता है। पुष्यभूति वंश की तुलना चंद्र तथा मौखरी वंश की तुलना सूर्य से करता है। इस आधार पर एन राय वर्धन वंश को चंद्र वंशीय क्षत्रिय बताते हैं। इस आधार पर एन राय वर्धन वंश को चंद्रवंशीय क्षत्रिय बताता है। केपी जायसवाल तथा पीटरसन क्षत्रिय राजवंश बताते हैं। केपी जायसवाल व पीटरसन क्षत्रिय बताते हैं किसे? वर्धन वंश को। तो हेनस्वांग हर्ष को फीसे कहता है, वैश्य बताता है। आर्य मंजूश्री मूलकल्प यही मत देता है। इस आधार पर RS त्रिपाठी, UN घोषाल, BS पाठक इसे वैश्य बताते हैं। इसके अलावा हर्षचरित
पुष्यभूति वंश की तुलना चंद्र तथा मौखरी वंश से, वो मौखरी वंश की तुलना सूर्य से तथा पुष्यभूति वंश की तुलना चंद्र से करता है। इस आधार पर एन राय इन्हें चंद्रवंशीय क्षत्रिय बताते हैं, मानते हैं, और केपी जायसवाल और पीटरसन इन्हें क्षत्रिय बताते। देखते हैं इस वंश का महत्वपूर्ण शासक प्रभाकर वर्धन। इस वंश का महत्वपूर्ण शासक प्रभाकर वर्धन के बारे में देख लेते हैं। इस वंश का प्रथम प्रतापशाली शासक, इस वंश का प्रथम प्रतापशाली शासक, इस वंश का प्रथम प्रतापशाली शासक, इस वंश में महाराजाधिराज की उपाधि धारण करने वाला जो है शासक महाराजाधिराज की उपाधि धारण करने वाला शासक, इसकी उपाधि देख लेते हैं। सिंधु राज ज्वारो, सिंधु राज इसकी उपाधि सिंधु राज ज्वरो, सिंधु देश के राजा के लिए ज्वर के समान, सिंधु देश के राजा के लिए ज्वर के समान, सिंधु राज ज्वरो, सिंधु देश के राजा के लिए ज्वर के समान। गुर्जर प्रजागर, गुर्जर प्रजागर यानी गुर्जर को चैन से ना सोने देने वाला, गुर्जर प्रजागर गुर्जरों को चैन से ना सोने देने वाला। हूण हिरण केसरी, हूण हरण केसरी, हूण हरण केसरी, हूण हरण केसरी, हूण रूपी हिरण के लिए सिंह के समान, हूण रूपी हिरण के लिए सिंह के समान। मालव लता, लक्ष्मी परशु, मालव लता लक्ष्मी परशु यानी मालव देश की लक्ष्मी रूपी लता को काट देने वाली कुठार के समान। इसके अलावा गंधाराधि, गंधाराधिप, गंधदीप कूट पालक, गंधाराधिप, गंधदीप, गंधाराधिप, गंधदीप कूट पालक, गंधाराधिप गंधदीप कूट पालक यानी गांधार राज रूपी मस्त हाथी के लिए जलता हुआ बुखार। लाट पाटव पाट चरो, लाट पाटव पाट चरो, लाट पाटव पाट चरो यानी लाट देश की चालाकी का अंत करने वाला। तो प्रभाकर वर्धन प्रथम प्रतापशाली शासक था, महाराजाधिराज की उपाधि धारण की। इसकी उपाधियां कौन कौन सी है? सिंधु राज ज्वरो, गांधाराधिप, गंधदीप कूट पालक, हूण हिरण केसरी,
केसरी, लाट, पाटप, पाटचरो, मानव, लता, लक्ष्मी, परसु, गुर्जर, पिरजागर, इसकी क्या है उपाधियां हैं। बांसखेड़ा व मधुवन लेख में प्रभाकर वर्धन को सूर्य का परम भक्त बताया गया है। बांसखेड़ा व मधुवन लेख में, बांसखेड़ा मधुवन लेख में, बांसखेड़ा तथा मधुवन लेख में प्रभाकर वर्धन को सूर्य का परम भक्त बताया है, सूर्य का परम भक्त बताया तथा वर्णाश्रम धर्म की प्रतिष्ठा करने हेतु अपना बल प्रयोग करने वाला बताया है। वर्णाश्रम धर्म की प्रतिष्ठा करने हेतु अपना बल प्रयोग करने वाला बताया है। वर्णाश्रम धर्म की प्रतिष्ठा करने हेतु अपना बल प्रयोग करने वाला बताया है तथा सूर्य का परम भक्त बताया। किसमें? बांसखेड़ा व मधुवन लेख में। किसको? प्रभाकर वर्धन को, प्रभाकर वर्धन को। प्रभाकर वर्धन की रानी का नाम यशोमती था। प्रभाकर वर्धन की रानी का नाम यशोमती था। प्रभाकर वर्धन की रानी का नाम यशोमती था। इसके 2 पुत्र तथा 1 पुत्री थी। प्रभाकर वर्धन के 2 पुत्र, राजवर्धन बड़ा पुत्र, हर्षवर्धन छोटा पुत्र तथा राजश्री पुत्री थी। राजश्री पुत्री थी तथा राजवर्धन व हर्षवर्धन पुत्र थी। राजवर्धन तथा हर्षवर्धन पुत्र थे। राजश्री का विवाह 11 वर्ष की आयु में मौखरी शासक ग्रह वर्मा के साथ हो गया। इसका विवाह 11 वर्ष की आयु में मौखरी शासक ग्रह वर्मा के साथ हो गया। किस वर्ष में? 11 वर्ष की आयु में ग्रह वर्मा के साथ हो गया। इससे क्या फायदा मिला? वर्धनों व मौखरियों के बीच मित्रतापूर्ण संबंध स्थापित हो गए। अब दोस्तों, महासेन गुप्त कौन थे? प्रभाकर वर्धन के महासेन गुप्त कौन थे? मामा थे। प्रभाकर वर्धन के मामा महासेन गुप्त थे और जो उत्तर गुप्त वंश के शासक थे। उत्तर गुप्त वंश से संबंधित थे, शासक थे। अब उत्तर गुप्त वंश से प्रभाकर वर्धन के मित्रतापूर्ण संबंध स्थापित हुए। अब प्रभाकर वर्धन के मामा के 2 पुत्र थे, कुमार गुप्त और माधव गुप्त। कुमार गुप्त व माधव गुप्त, और जो प्रभाकर वर्धन के दरबार में निवास करते थे। प्रभाकर वर्धन के दरबार में निवास करते थे। जो प्रभाकर वर्धन के दरबार में निवास करते थे, यशोमती के भाई का पुत्र भंडी राजवर्धन तथा हर्षवर्धन का बचपन का मित्र था। जो यशोमती था, इसके भाई का पुत्र भंडी, यशोमती के भाई का पुत्र, भाई
का जो पुत्र था भंडी, जो राजवर्धन व हर्षवर्धन के बचपन का मित्र था। भंडी हर्षवर्धन था राजवर्धन के जो मित्र था बचपन का। अब राजवैद्य कौन कौन से थे प्रभाकर वर्धन के दरबार में? रसायन और सुसेन। राजवैद्य, रसायन व सुसेन। राजवैद्य कौन कौन से थे? रसायन व सुसेन थे। राजवैद्य, रसायन व सुसेन थे। अब हूण आक्रमण हुआ था इसके समय। हूण आक्रमण कब हुआ? 604 ईस्वी में। 604 ईस्वी में हूण आक्रमण हुआ। अब प्रभाकर वर्धन ने किसे भेजा? 18 वर्षीय ज्येष्ठ पुत्र राजवर्धन को। 18 वर्षीय ज्येष्ठ पुत्र राजवर्धन को भेजा। किसके लिए? जब हूणों ने आक्रमण कर दिया तो उसका मुकाबला करने के लिए। हर्ष भी साथ था, लेकिन रास्ते में आखेट करता हुआ पीछे रह गया। हर्ष भी साथ था इस आक्रमण में, हर्ष भी साथ गया था। हर्ष भी साथ गया, लेकिन पीछे रह गया। आखेट करता हुआ पीछे रह गया। उसी समय प्रभाकर वर्धन की तबीयत खराब हो गई और कुरंगक नामक दूत ने, किसने? कुरंगक नामक दूत ने हर्षवर्धन को बताया कि उनके पिता की तबीयत खराब हो गई है और हर्षवर्धन वापस आ गया और प्रभाकर वर्धन की मृत्यु हो गई। तो हर्ष को सूचना किसने दी? कुरंगक नामक दूत ने हर्ष को सूचना दी कि प्रभाकर वर्धन की तबीयत खराब हो गई है और राजवर्धन क्या है, युद्ध के लिए आगे चला। हूण आक्रमण हुआ 604 ईस्वी में। प्रभाकर वर्धन ने अपने 18 वर्षीय पुत्र राजवर्धन को भेजा। हर्ष भी साथ था, लेकिन पीछे रह गया आके खेलता हुआ। तभी प्रभाकर वर्धन की तबीयत खराब हो गई, बीमार हो गए और कुरंगक नामक दूत ने हर्षवर्धन को सूचना दी, तुम्हारे पिताजी बीमार हो गए। हर्षवर्धन वापस आ गया, लेकिन प्रभाकर वर्धन की मृत्यु हो गई और रानी यशोमती सती हो गई। रानी यशोमती अन्य रानियों के साथ सती हो गई। अन्य रानियों के साथ प्रभाकर वर्धन की जो रानी थी यशोमती, अन्य रानियों के साथ सती हो गई। राजवर्धन को बुलाने के लिए दूत भेजे, लेकिन पहुंचने से पहले देरी हो गई। अब अगला शासक कौन बना? राजवर्धन द्वितीय। राजवर्धन द्वितीय। राजवर्धन द्वितीय ये कौन था? प्रभाकर वर्धन का बड़ा पुत्र था। प्रभाकर वर्धन का बड़ा पुत्र था। राजवर्धन को जब पिता की मृत्यु की सूचना मिली तो उसे बड़ा शोक हुआ और उसने संन्यास ग्रहण कन्या की इच्छा व्यक्त कर दी। जैसे ही प्रभाकर वर्धन को पिता की सूचना मिली तो उसने संन्यास ग्रहण करने की इच्छा व्यक्त कर दी और हर्ष को राजभार संभालने के लिए अनुमति दे दी। परंतु उसी समय एक संवादक नामक दूत था जो राजश्री का विश्वास पात्र अनुचर था, विश्वास पात्र दूत था। उसने क्या, उसके जरिए सूचना मिली। क्या सूचना मिली? मालवा शासक देवगुप्त द्वारा राजश्री के पति गृह वर्मा की हत्या कर दी तथा राजश्री को कन्नौज के कारागृह में डाल दिया। तो संवादक नामक राजश्री के विश्वास पात्र अनुचर के जरिए सूचना मिली कि देवगुप्त ने, किसने? देवगुप्त ने, जो कौन था? मालवा शासक। मालवा शासक देवगुप्त ने क्या किया? राजश्री के पति मौखरी शासक
गृह वर्मा की हत्या कर दी तथा राजश्री को कारागार में डाल दिया। राजश्री को कहाँ डाल दिया? कारागार में। तो जब वह संन्यास लेने की सोच रहा था उसी समय संवादक नामक एक व्यक्तिगत विश्वास पात्र जो अनुचर था राजश्री का, उसके जरिए सूचना मिली कि जो मौखरी शासक है, राजश्री का जो पति है, उसकी मालवा शासक देवगुप्त द्वारा हत्या कर दी तथा राजश्री को खडाल दिया, कारागार में डाल दिया। इस विकट परिस्थिति में राजवर्धन को सिंहासन ग्रहण करना पड़ा। सिंहासन ग्रहण करना पड़ा। राजश्री वो राजवर्धन को, इस विपरीत परिस्थिति में राजवर्धन को सिंहासन ग्रहण करना पड़ा। कब? 605 ईस्वी में। 605 ईस्वी में सिंहासन ग्रहण करना पड़ा। और उसने हर्ष को संबोधित करते हुए कहा, क्या कहा? आज मैं मालवा राजवंश का सर्वनाश कर दूंगा। आज मैं मालवा राजवंश का सर्वनाश कर दूंगा। और राजवर्धन अपने ममेरे भाई बंडी के साथ, राजवर्धन अपने ममेरे भाई भंडी के साथ मालव राज देवगुप्त से प्रतिशोध लेने के लिए कन्नौज की ओर चल दिए। कहां चल दिए? कन्नौज की ओर। क्यों चल दिए? मालव राज देवगुप्त से प्रतिशोध लेने के लिए। इसकी जानकारी कहां से मिलती है? हर्षचरित से मिलती है। इसके अलावा बांसखेड़ा व मधुबन अभिलेख से मिलती है। अब राजवर्धन ने देवगुप्त को परास्त कर दिया और उसे मार डाला, लेकिन देवगुप्त का एक मित्र और था, गौड़ शासक, गौड़ बंगाल का शासक शशांक। गौड़ बंगाल का शासक था शशांक ने धोखे से राजवर्धन की हत्या कर दी। धोखे से राजवर्धन की हत्या कर दी। देवगुप्त का जो मित्र था गौड़ शासक ने धोखे से राजवर्धन की हत्या कर दी। भाई की मृत्यु का समाचार जब राजश्री को पहुंचा तो भाई व पति की मृत्यु के समाचार से राजश्री बड़ी दुखी हुई और वह विंध्याचल यानी विंध्य के जंगलों की और किसी अज्ञात स्थान पर चली गई। राजश्री कहां चली गई? विंध्य के जंगलों में। राजश्री विंध्य के जंगलों में चली गई। क्यों चली गई? पति व भाई की मृत्यु से दुखी होकर वह चली गई। हर्ष को कुंतल नामक दूत ने, हर्ष को कुंतल नामक दूत ने राजवर्धन की मृत्यु का समाचार सुनाया। मृत्यु का समाचार सुनाया। तो हर्ष को किसने समाचार सुनाया कि राजवर्धन की मृत्यु हो चुकी है? कुंतल नामक दूत ने समाचार सुनाया। तो हर्ष चरित में लिखा हुआ है, हर्ष ने क्या प्रतिज्ञा ली? मैं कुछ दिनों के भीतर ही पृथ्वी को गौड़ विहीन कर दूंगा। मैं कुछ दिनों के भीतर पृथ्वी को गौड़ विहीन ना कर दूं तो घी में धधकती हुई अग्नि में पतंगे की भांति प्रवेश कर दूंगा। मैं कुछ दिनों के भीतर ही पृथ्वी को गौड़ विहीन ना कर दूं तो घी में धधकती हुई अग्नि में पतंगे की भांति प्राण दे दूंगा। मधुबन व बांसखेड़ा अभिलेख में राजवर्धन द्वितीय को परम सौगात कहा गया है। परम सौगात किसमें कहा गया है? मधुबन व बांसखेड़ा अभिलेख में। मधुबन व बांसखेड़ा अभिलेख में क्या कहा गया है? परम सौगात यानी बौद्ध धर्म
का अनुयायी, बौद्ध धर्म का अनुयायी। दोस्तों आज हमने वर्धन वंश के बारे में प्रारंभिक जानकारी प्राप्त की। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें तथा सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों।